नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जीएसटी के बारे में आपका जो सिलेबस का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेसिक्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बेसिक्स क्या हैं। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट के इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। वास्तव में माल एवं सेवा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन, जिसको हम रिवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं, वो माना जाता है। ये भारतीय कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार यानी रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में पहले की कर व्यवस्था में बहुत सी जटिलताएं थी, कई प्रकार के कर लगते थे और इससे कर पर कर भी लगता था। इस प्रकार से कर पर कर लगने और जटिल कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए माल एवं सेवा कर को लागू किया गया। ये माल एवं सेवा कर कानून 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस कर की खासियत ये होती है कि इसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ कर लगाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए किसी कमोडिटी के ऊपर 18% की दर से डीएसटी लगता है, तो इसमें 9% स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और 9% केंद्र सरकार लगाती है। तो ये लगभग बराबर इनका हिस्सा होता है। हम माल एवं सेवा कर की जो आधारभूत कुछ बातों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला, जैसे माल एवं सेवा कर से आशय क्या होता है। अगर माल एवं सेवा कर के इसे आशय अपन देखें तो वास्तव में ये एक एकल कर प्रणाली होती है, यानी सिंगल टैक्स सिस्टम है। ये एक गंतव्य आधारित व्यवस्था है, डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर माल एवं सेवा के मूल्य संवर्धन पर कर लगता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुल कर व्यवस्था को समाप्त करके एकल कर व्यवस्था स्थापित करना है। ये माल एवं सेवा कर का मतलब। यहाँ कुछ बातें अपने को समझने की हैं। जैसे ये एक ऐसी एकल कर प्रणाली है जो कि गंतव्य आधारित है और ये सप्लाई चेन के प्रत्येक स्तर, जैसे निर्माणकर्ता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता तक जब जाते हैं तो ये सप्लाई चेन चलती है। इसके प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य संवर्धन होता है उस पर ये कर लगाया जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुल कर व्यवस्था को समाप्त करके एकल कर व्यवस्था स्थापित करना होता है। इस बात के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि माल एवं सेवा कर जो है वो एक उद्गम के स्थान पर गंतव्य आधारित कर है। पहले माल का जो आपूर्तिकर्ता होता था वो स्थान महत्वपूर्ण होता था, वहाँ पर टैक्स वसूला जाता था। लेकिन अब जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन, वहाँ जो है वो उसका कर वसूल किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, यानी जो टैक्स है वो सप्लायर के स्थान पर रेसिपिएंट के ऊपर उसका जो है वो लायबिलिटी आ जाती है। तो ये वहाँ पर देय होता है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत से करों को एकीकृत करके
एक कर व्यवस्था स्थापित की गई, इसलिए इसको मल्टीपल के स्थान पर बहुत से करों को जब मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। और तीसरी, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर, तो आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर यानी निर्माणकर्ता, व्यापारी और उपभोक्ता, प्रत्येक स्तर पर यह कर लगता है। तो ये इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हुई इसकी जीएसटी की, यानी उद्गम के स्थान पर गंतव्य, बहुल के स्थान पर एकल, और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लगता है। और मूल्य, चौथी बात इसमें याद आती है इसकी विशेषता में कि ये मूल्य संवर्धन पर ही लगता है, इस पर कर के ऊपर कर नहीं लगता, क्योंकि जो कर होता है उस जो कर खरीदने पर जो कर पेमेंट किया होता है तो उसको कॉस्ट का भाग नहीं माना जाता, उसको कॉस्ट से अलग रखा जाता है, और उस जो बाकी वैल्यू होती है उसी को कॉस्ट माना जाता है, और फिर उसी हिसाब से मूल्य संवर्धन किया जाता है। यदि उसको कॉस्ट का भाग मान लिया जाता तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता। इसलिए इस समस्या का निवारण करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। तो ये इनके आधार पर इस आशय को हम 4 भागों में हमने डिवाइड किया। दूसरी इसकी जो बेसिक बात है वो ये है कि माल एवं सेवा कर के जो मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो 3 ही होते हैं। इसको अपन 4 इसलिए कह देते हैं कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वे राज्य हैं, तो राज्यों के अंदर एसजीएसटी लगता है यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें यूटीजीएसटी लगता है। तो ये एक ही कैटेगरी होती है। वैसे इसको अपन अलग अलग इसलिए कर दिया कि समझने के हिसाब से कि भाई स्टेट में लगेगा तो एसजीएसटी बोल देंगे और किसी केंद्र शासित प्रदेश में लगेगा तो यूटीजीएसटी बोल देंगे। लेकिन वैसे 3 मुख्य होते हैं, एसजीएसटी / यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी जो होता है वो कब लगता है, जब किसी एक ही राज्य के भीतर माल की आपूर्ति करने वाले स्थान और आपूर्ति लेने वाले स्थान होते हैं तो उस पर सीजीएसटी दे होता है। एसजीएसटी होता है वो भी किसी एक ही राज्य के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक होते हैं तो एसजीएसटी दे होता है। सीजीएसटी जो होता है वो केंद्र सरकार लगाती है और वसूल करती है। एसजीएसटी जो होता है वो राज्य सरकार लगाती है और वसूल करती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की दरें लगभग बराबर होती हैं। एक आता है इसमें आईजीएसटी। आईजीएसटी का यहाँ मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रेटेड, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का गमन होता है तो ऐसी स्थिति में आईजीएसटी दे होता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये केवल अंतर्राज्यीय गमन की स्थिति में होता है। ये टैक्स वास्तव में केंद्र सरकार ही वसूल करती है, लेकिन एक निर्धारित प्रक्रिया के अधीन जो कंज्यूमर स्टेट होता है उसको उसका रिम्बर्समेंट कर देती है। तो ये, और यूटीजीएसटी का जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैसे राज्य के भीतर होता है तो उसको अपन एसजीएसटी लगाते हैं और सीजीएसटी लगाते हैं। इसी तरीके से यूटीजीएसटी के अंतर्गत भी वो जो होता है वो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों लगते हैं। तो यूटीजीएसटी और एसजीएसटी को अपन एक ही मान सकते हैं। तो ये वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश या कोई राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है, तो उसको अपन यूटीजीएसटी और एसजीएसटी की श्रेणी में विभक्त करते हैं। ये इसके एसजीएसटी के कंपोनेंट्स या घटक हुए। जीएसटी पूर्व के केंद्र और राज्य के समाहित कर, ये इसकी एक बड़ा, इसका एक जो है वो बेसिक आधारभूत बात होती है कि जीएसटी से पहले 2 प्रकार के जो कर थे, एक राज्य कर था और एक केंद्र का कर था। तो राज्य करों के अंतर्गत आने वाले बहुत से कर थे उनको जीएसटी में शामिल कर दिया गया। जैसे कौन कौन से कर थे, वेट था, केंद्रीय बिक्री कर था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, और इसके अलावा जो और बहुत से ऐसे टैक्स होते थे जिनको अपन ये कह सकते थे कि वो एंट्री टैक्स था, और विज्ञापन कर था, लॉटरी कर था, अधिभार यानी सर टैक्स या जिसको अपन सरचार्ज वगैरह कह सकते हैं,
ये थे। तो इन सब को एक ही कर यानी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। इसमें ध्यान रखने की बात थी कि केवल मानवीय उपभोग की शराब को छोड़ करके, मतलब जो मनुष्य के उपभोग की शराब पर जो उत्पादन शुल्क था ना, उसको इसके अंदर जो है वो जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, जो कि अभी भी उसमें नहीं है, जीएसटी से बाहर है। केंद्रीय करों के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद शुल्क पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क है, चूँकि उत्पाद शुल्क तो अभी भी जो है वो सम्मिलित कर दिया गया है केंद्रीय के उत्पाद शुल्क को, वो शराब की, मानवीय उपभोग की शराब को छोड़ करके। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क लगने वाला सीवीडी जिसको कहते हैं, एसएडी जिसको स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स होती है, इसको एसएडी कहते हैं। और इस तरीके से जो है वो इन सब को जो है वो जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। जैसे अपन कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी थी वो, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई है, लेकिन बेसिक जीएसटी के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क है उसको अपन इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। लेकिन साथ ही चूँकि जब कोई माल बाहर से आयात किया जाता है तो वो इंटरस्टेट हो जाता है और इसलिए उसके ऊपर आईजीएसटी दे हो जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगती, लेकिन आईजीएसटी उसके ऊपर दे होता है। तो ऐसे केंद्रीय कर जो थे जिनको सम्मिलित किया गया था, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क पर सीवीडी, सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क एसएडी, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टैक्स है सर्विस टैक्स, और उत्पाद शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क और उपकर अधिभार, इन सब को सम्मिलित करते हुए एक साथ जो है वो जीएसटी में जोड़ दिया गया। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि चाहे वो राज्य के कर थे, चाहे वो केंद्र के कर थे, उनको सबको जीएसटी का नाम ही दे दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपूर्ति और आपूर्ति का स्थान, सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। वास्तव में आपूर्ति शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे जीएसटी दे हो जाता है। यानी जीएसटी कब दे होगा, जिसको अपन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो टैक्सेबल इवेंट कौन सी होगी जब दे हो जाएगा क्या, जीएसटी। तो जीएसटी कब दे होगा, जब माल की या सेवा की आपूर्ति होगी तो जीएसटी दे हो जाएगा, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टैक्सेबल इवेंट का नाम दिया जाता है। आपूर्ति के अंतर्गत एक तरह से अपन ये कह सकते थे कि पहले इसका नाम विक्रय होता था, बिक्री होती थी, लेकिन अब इसका नाम सप्लाई या आपूर्ति दे दिया गया है। तो बिक्री या आपूर्ति के अंतर्गत कई चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। इसमें एक्सचेंज है अगर, तो उसको भी यानी विनिमय, बिक्री, इसके अलावा नीलामी, और जो है वो इसी प्रकार से व्यवस्थापन यानी डिस्पोजल करना किसी चीज़ का, पट्टा, लाइसेंस, किराया, हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र, ये सब एक तरह से जो हैं वो आपूर्ति के ही रूप होते हैं। आपूर्ति का मतलब केवल यही नहीं है कि कोई माल सप्लाई किया और पैसे आए, यही आपूर्ति नहीं होता। आपूर्ति का मतलब किसी भी रूप में हो सकता है, वो एक्सचेंज के रूप में हो सकती है। जैसे मान लीजिए मनी के अगेंस्ट में नहीं, कोई इस वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर एक्सचेंज भी हो सकता है। तो कोई भी विनिमय हो, कोई भी ट्रांसफ़र हो यानी हस्तांतरण हो, नीलामी हो, व्यवस्थापन हो, लाइसेंस दिया जाए, पट्टा दिया जाए, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपूर्ति के ही रूप होते हैं। आपूर्ति के स्थान का यहाँ क्या मतलब है, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है जहाँ पर सुपुर्दगी दी जाती है। मुख्य रूप से ये आपूर्ति का स्थान वास्तव में आपूर्ति लेने वाले के रजिस्ट्रीकरण का स्थान होता है। सेवा या माल पाने वाले के पंजीकरण का स्थान होता है, वो आपूर्ति का स्थान माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएसटी में पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। ये एक इसकी आधारभूत बात होती है जीएसटी की, कि जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य कब होता है, यानी कब किसी व्यवसायी को जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए। इसके संबंध में एक जब अपन बात करेंगे, इससे पहले ये पता भी होना चाहिए कि जीएसटी पंजीयन होता क्या है। वास्तव में जीएसटी पंजीयन से अभिप्राय ये होता है कि जो व्यवसायी होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक विलक्षण पहचान संख्या प्राप्त करता है उपयुक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से,
और ये जो संख्या प्राप्त करता है इसका नाम वास्तव में जीएसटी नाम होता है। तो पंजीकरण से अभिप्राय क्या हुआ कि किसी निर्धारित जो सत्ता होती है जो पंजीकरण के लिए, उस सत्ता से ये जीएसटी प्राप्त करना ही पंजीयन कहलाता है। अब जीएसटी लेना किसको आवश्यक है, कौन से व्यवसायी को टिन नंबर लेना आवश्यक होता है? तो जीएसटी नंबर लेना किस व्यवसायी को आवश्यक है? एक ऐसा व्यवसायी जिसकी सकल आपूर्ति, जिसको एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, वो यदि वो माल की आपूर्ति करता है तो 40 लाख रुपए से अधिक हो। यदि माल और सेवा की दोनों की आपूर्ति करता है तो 20 लाख रुपए से अधिक हो। लेकिन जम्मू कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स को छोड़ करके उन स्थितियों में वास्तव में 20 लाख रुपए की लिमिट है, चाहे वो माल की सेवा की कैसी भी आपूर्ति करें। तो ये जो है वो जीएसटी की न्यूनतम हेतु जो सीमा है वो अपन ने देखी। ये जो सीमा होती है ऐसे व्यवसायी को ये जीएसटी नंबर लेना आवश्यक होता है। और इस प्रकार का जो पंजीयन लेने के मुख्य उद्देश्य जो हैं वो क्या होते हैं कि इसका एक तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति ने जीएसटी का पंजीयन ले रखा है वही केवल आपूर्ति करने पर जीएसटी वसूल कर सकता है। यानी जब वो किसी व्यक्ति को माल की आपूर्ति करेगा तो उससे जीएसटी वसूल करके सरकार के खजाने में तभी जमा करा पाएगा जबकि वो जीएसटी में उसका पंजीयन किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि उसने खुद ने जिस किसी से भी आपूर्ति ली है और वो अगर किसी पंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति ली है तो यदि वो पंजीकृत है स्वयं तभी वो इस प्रकार की ली गई आपूर्ति के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आदान कर जमा कहते हैं, और वो उसको जमा का फ़ायदा मिलता है, यानी वो टैक्स को माइनस करके शेष राशि जमा कराता है तो उसका फ़ायदा उसको तभी मिलता है। यानी वो जमा का जो लाभ है उसे तभी मिलेगा जबकि वो जीएसटी होल्डर होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य हैं, एक तो आपूर्ति करने पर जीएसटी कलेक्ट करने का और दूसरा स्वयं द्वारा ली गई आपूर्ति के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना। ये दो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो पंजीयन को अपन मोटे रूप में ये बता सकते हैं जीएसटी नंबर प्राप्त करना। ये नंबर प्राप्त करने के उद्देश्य क्या हैं, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और इसका पंजीयन अनिवार्य कब है ये अपन ने देखा, 40 लाख 20 लाख इस तरीके की होती है। इसके बाद में पंजीयन की जो खास बातें हैं वो ये हैं कि एक तो ये होता है कि एक ही पंजीयन लेना आवश्यक है और एक बहुल पंजीयन की ज़रूरत होती है। तो एकल पंजीयन कब चाहिए, जब एक ही राज्य के अंतर्गत अगर कई शाखाएं ब्रांचेज हैं तो एकल पंजीयन की ही आवश्यकता होती है, दोहरा पंजीयन की ज़रूरत या बहुल पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से यदि कोई व्यवसायी सीजीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है तो उसे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आईजीएसटी में पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एसजीएसटी में हो गया तो उसको आईजीएसटी के लिए आवश्यकता नहीं है। यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी और आईजीएसटी में से किसी एक में ही पंजीयन आवश्यक है, सब में पंजीयन आवश्यक नहीं। इसके बाद आती है अपन बहुल पंजीयन की। तो कुछ स्थितियों में उसे कई पंजीयन कराने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय की एक से अधिक राज्यों में शाखाएँ हैं, तो एक से अधिक राज्य में शाखाएं होते ही हर राज्य में जिसमें शाखा होती है उसमें उसको पंजीयन कराना आवश्यक होगा, तो उसके बहुल पंजीयन की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि एक ही राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के बिजनेस चल रहे हैं किसी व्यवसाय के, यानी बिजनेस वर्टिकल्स उसके चल रहे हैं, तो प्रत्येक बिजनेस के लिए उसको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो ये एक बहुल पंजीयन की व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार से ये पंजीयन संबंधी मोटे मोटे प्रावधान जीएसटी के होते हैं। ये मुख्य आपको ध्यान में रखने की बात होती है। तो यदि ये इससे हमें ये एक मोटा एक आइडिया लगता है कि भी जीएसटी का पंजीयन से हमारा अभिप्राय क्या होता है, फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं, फिर ये जीएसटी के लिए न्यूनतम सीमा क्या होती है, और फिर ये कौन कौन से एकल पंजीयन की आवश्यकता होती है और कब बहुल पंजीयन की आवश्यकता होती है। ये बातें अपने को इससे पता लगती हैं। तो आज अपन इतनी ही देखेंगे जीएसटी पंजीयन की कुछ बातें, जैसे अपने 5 मुख्य बातों के ऊपर इसमें प्रकाश डाला सार रूप में, ये अपने को समझने की बात है। तो पहले तो जैसे अपन ने कहा कि क्या इसका अर्थ क्या है, फिर इसके मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स, ये 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं इसके, अपन ने देख लिए।
फिर कौन कौन से टैक्स इसमें सम्मिलित किए गए थे वो अपने को पता है, और इसके बाद में ये क्या होता है आपूर्ति का स्थान और उसका जो है आपूर्ति, यानी इसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, या जो मुख्य रूप से जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं, वो आपूर्ति होती है, और आपूर्ति के स्थान होता है वो आपूर्ति लेने वाले के पंजीकरण का स्थान होता है। तो ये इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, और इसके बाद में अपने इसके पंजीयन के बारे में खास बातें क्या हो सकती हैं ये अपन ने आज इसमें देखा। आगे के कुछ बिंदु इसके पार्ट सेकंड में अपन देखेंगे कि जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी वो क्या क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।